हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीक में स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके यूपी जो SSSC AGTA जो 2025 में आपका एग्ज़ाम होना है, कृषि प्राविधिक सहायक 2025। और इस वीडियो में जो है हमने जो हमारी पहली वीडियो थी, उस वीडियो में हमने आपको फसल विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए थे जो अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और इस वीडियो में हम जो आप बात करेंगे, तो यहाँ अनाज वाली फसलें, मतलब जितनी भी आपकी अनाज वाली फसलें होती हैं, जैसे आपकी गेहूँ, धान, मक्का, बाजरा, ये जितनी भी आपकी फसलें हैं, तो यहाँ इन फसलों से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है आपकी यूपी SSSC AGTA वालों के लिए और आपके यूपी TGT और PGT, और अगर आप किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, तो उसके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाती है। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, तो ये बुक है हमारी कृषि, जो अध्यावार है, सॉल्व पैटर्न्स पर जो है आपकी आधारित है, क्योंकि इसमें जो है जितने भी आपके अभी तक एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस बुक में इंक्लूड है। तो उन क्वेश्चनों की हम यहाँ पर बात करेंगे। और इसकी हमने जो PDF है, वो PDF आपको कहाँ पर मिल जाएगी, तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम चैनल किस नाम से, तो एग्रीकल्चर स्टडी BK के नाम से आप सर्च मारेंगे तो वहाँ पर आपको आ जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल को। नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से जो है आप टैप कर डायरेक्ट वहाँ पर चैनल पर पहुँच जाएंगे टेलीग्राम पर, तो आपको वहाँ से मिलेगी। तो हमारी आज वीडियो नंबर 2, तो वीडियो नंबर 2 से जो है हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर जो अनाज वाली फसलें हैं। तो हम चलते हैं, तो प्रश्न नंबर करते हैं हम शुरू अपने अनाज वाली फसलों की। बात करते हैं अनाज वाली फसलों की। तो अनाज वाली फसलों में हमने जो है आपकी जो फसल विज्ञान है उसके 37 क्वेश्चन इससे पिछली वीडियो में करा दिए थे। तो यहाँ पर बात करते हैं 38 क्वेश्चन से आगे की। तो 38वां क्वेश्चन है आपका कि मक्के में जो ऊतक विश्लेषण हेतु लिया जाता है, वो आपकी ऊपर से 3 पत्तियों से लिया जाता है, नीचे से 3 पत्तियों पर लिया जाता है, या ऊपर से तीसरी और चौथी पत्ती से लिया जाता है, या ऊपर से चौथी और आपकी 5वीं पंक्ति से लिया जाता है या पत्ती से लिया जाता है। तो जो आपका मक्के में जो ऊतक विश्लेषण होता है, वो आपके लिया जाता है ऊपर से तीसरी और आपकी चौथी पत्ती से, जो आपका क्या लिया जाता है, ऊतक विश्लेषण लिया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, C ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 38 क्वेश्चन की। और हम नीचे बात करें जो आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं, उन्हें देख लेते हैं। और यहाँ पर है मक्के में ऊतक विश्लेषण निम्न तरह से होता है, मतलब निम्न तरह से लेते हैं, जैसे कि जो नर मंजरी निकलने से पूर्व विकसित पत्तियों से लिया जाता है। और दूसरा है आपका सिल्क निकलने की अवस्था तथा सभी पत्तियों पर लिया जाता है। तीसरा है मक्के में ऊतक विश्लेषण हेतु ऊपर से तीसरी और चौथी पत्ती का नमूना जो है इकट्ठा करते हैं। तो ये ऊतक विश्लेषण मतलब एनालाइज के हो जाते हैं आपके मक्का के। तो यहाँ ऑप्शन आपका जो है 38 का C सही था। अब आगे बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। और 39 क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट। यहाँ पर पूछा गया है बोटनिकल नेम ऑफ ओट इज, मतलब ओट का जो है आपको यहाँ पर वैज्ञानिक नाम बताना है। तो क्या इसका नाम हो जाएगा, तो ओराइजा सेटाइवा हो जाएगा, या एविना सेटाइवा हो जाएगा, या आपका होर्डियम वल्गेर हो जाएगा, या टेट्रिकम जो है एस्टिपम हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, ओट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका होता है एविना सेटाइवा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B सही हो जाता है। अब यहीं पर हम देख लेते हैं जो अन्य आपको नाम दिए हुए हैं, जैसे राइस, चावल का क्या होता है, तो ओराइजा सेटाइवा होता है। और बात करें बार्ले, मतलब आपका जो होती है, जो का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो हार्डियम वल्गेर होता है। और बात करें गेहूं की बीट, तो यहाँ हो जाता है टिट्रिकम एस्टिबम हो जाता है।
एक हो जाती है आपकी विल्ड ओल्ड का, तो जो अभी बताया था आपको ओट, इसका है एविना फटुआ। तो यहाँ पे आपके ये क्लियर हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं 40 क्वेश्चन 40 से कि धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की कौन सी विधि हो जाती है। तो इसे आप याद रखेंगे क्या पूछा गया है। तो धान में जो आपकी पौध मिट्टी रहित मतलब बिगर मिट्टी के जो पौध तैयार की जाती है वो किस विधि में जो है तैयार करते हैं। तो वो करते हैं किस विधि में करते हैं, तो यहाँ पर हम आपको ये बता देते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है गीली विधि, सूखी विधि, या गीली या सूखी, या आपकी डैपोक विधि। तो ये डैपोक विधि होती है जिसके द्वारा जो है बिगर मिट्टी के आपकी पौध तैयार की जाती है धान की। अब यहाँ पर देख लेते हैं, और इस डैपोक विधि से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर है धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की जो विधि को डैपोक विधि कहते हैं। तो बिगर मिट्टी के जो है आपकी पौध तैयार करने को ही आपका क्या बोला जाता है, तो ये डैपोक विधि कहते हैं। अब इस विधि में जो है आपकी 11 से 14 दिन में क्या होता है, पौध रोपाई के लिए जो है तैयार हो जाती है। और धान की नर्सरी तैयार करने की जो ये विधि है कहाँ से विकसित की गई थी, तो आपके फिलीपींस मतलब मनीला फिलीपींस से जो है इसे विकसित किया गया था, किसको, डैपोक विधि को। तो ये यहाँ से आपके क्लियर होते हैं कुछ पॉइंट जो जहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। आगे बात करते हैं 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन है कि भारत में विकसित पहली बोने चावल की प्रजाति कौन सी है। तो आपको बताना है भारत के अंदर बताना है कि कौन सी पहली बोनी जो है चावल की प्रजाति थी। तो IR8 थी, या विजया थी, या आपकी IR21 थी, या जया थी। तो कौन सी वैरायटी थी, तो ये आपकी जो जया है ये वैरायटी थी कौन सी आपकी भारत में विकसित पहली बोने चावल की प्रजाति कौन सी, जया। तो यहाँ ऑप्शन तो आपका डी सही हो जाएगा, लेकिन जो जया से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो डॉक्टर शास्त्री द्वारा जो है विकसित भारत में राइस प्रोग्रामेबल के तहत प्रथम चावल प्रजाति के रूप में कौन सी जया विकसित की गई थी। और IR8 और TN1 की अपेक्षा उत्पादन के मामलों में जया अधिक सफल हुई, इसलिए इसे भारत की जादुई धान भी कहते हैं। तो भारत का जादुई धान किसे कहते हैं अगर पूछ ले जाता है तो आपका जया हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, भारत का जादुई धान बोला जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है 41 क्वेश्चन का। बात करते हैं 42 क्वेश्चन की। 42 क्वेश्चन है कि छिलका रहित जौ की प्रजाति कौन सी है। तो आपकी मंजूला हो जाती है, या आपकी के 141 हो जाती है, या डोलमा हो जाती है, इनमें से कोई नहीं हो जाती। तो आपकी छिलका रहित जो प्रजाति है वो कौन सी हो जाती है, तो वो डोलमा आपकी प्रजाति हो जाती है, जो कैसी होती है, ये छिलका रहित प्रजाति होती है। यहाँ हम नीचे देखें जो इम्पोर्टेंट है, आपको जो हम बार बार नहीं बताएंगे कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन यहाँ से हम जो भी आपका आंसर होगा उससे रिलेटेड ही आंसर यहाँ पे मिलेंगे, और जहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, जो कि भूसी रहित किस्म कौन सी है, डोलमा है। डोलमा किस्म हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पहाड़ियों के माध्यम से जो है आपकी उच्च ऊंचाई वाले वर्षा जो सिंचित क्षेत्र में उगाने के लिए उपयुक्त है। यहाँ लगभग 140 से 150 दिन में यह क्या होती है, पककर तैयार हो जाती है, और यह पीले रस्ट के लिए हल्की जो है कैसी होती है, प्रतिरोधी होती है। जो आपका पीला रस्ट लगता है उसके लिए हल्की कैसी होती है, प्रतिरोधी होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 42 क्वेश्चन का। बात करते हैं 43 क्वेश्चन। और 43 क्वेश्चन देखो कई एग्जामों में आपसे पूछा गया है, यूपी PGT 2021 में ही अभी पूछा गया है। तो यहाँ बताना राज किरण किसकी नीमोटोड प्रजाति है।
तो जौ की है, गेहूं की है, राई की है या टमाटर की है। तो आपकी राजकिरण किसकी हो जाती है, तो ये हो जाती है जौ की प्रजाति। किसकी, जौ की प्रजाति हो जाती है राजकिरण, जो कि आपकी निमोटेड प्रतिरोधी होती है। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही। तो यहाँ राजकिरण जो कि निमोटोड प्रतिरोधी प्रजाति है, इसके अलावा BL2 और आपकी CCN जो लवण कैसी होती है, मतलब सहिष्णु होती हैं। कौन सी, आपकी BL2 होती है एक, और आपकी होती है SSN, ये आपकी कैसी होती हैं, ये लवण सहिष्णु होती हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाता है 43 का सही। 44 की बात करें, 44 क्वेश्चन है कि बाजरा की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है। तो 12 से 15 किलोग्राम, 4 से 5 किलोग्राम या 80 से 100 किलोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो बाजरे की जो बीज दर होती है वो कितनी होती है, 4 से 5 ग्राम होती है। यहाँ ऑप्शन तो आपका बी सही हो जाता है, लेकिन जो कि अगर आपकी बाजरे की पूछ ली जाए तो 4 से 5 हो जाएगी। अगर ज्वार की पूछ ली जाए तो 10 से 12 हो जाएगी। कितनी, 10 से 12 हो जाएगी आपकी ज्वार की। और चना की बात करें कितनी हो जाएगी, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ज्वार की बात करें 12 से कितनी हो जाती है, 15 कितनी हो जाती है, तो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आपकी अरहर की। और जूट की बात करें 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुवाई की जाती है। तो यहाँ पर आपका 44 का बी हो जाता है सही। बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। तो 45 क्वेश्चन आपका जो 45 है ये हो जाता है 45 क्वेश्चन। आपकी संकुल मक्का की प्रति हेक्टेयर आपको बीज दर बतानी है। तो 10 से 12 किलोग्राम है, या 15 से 18 किलोग्राम, या 18 से 20 किलोग्राम, या 20 से 25 किलोग्राम। तो आपकी संकुल मक्का की बतानी है। तो 10 से 12 तो होगी नहीं, 15 से 18 भी नहीं होगी, और 20 से 25 भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 से 20। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है 45 क्वेश्चन का। यहाँ संकुल जो कॉम्पोजिटिव मक्का की जो बीज दर है वो कितनी होती है, 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और हाइब्रिड मक्का की बीज दर 25 किलोग्राम होती है। और चारे के उद्देश्य से जो मक्का की बीज दर होती है वो 40 से 50 किलोग्राम होती है। तो ऑप्शन क्या है, यहाँ पर सी आपका सही है। आगे बात करते हैं 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की प्रथम संकर प्रजाति है। तो आपकी प्रकाश, गंगा वन, प्रोटीना या विवेक। तो आपकी कौन सी हो जाती है, तो आपकी गंगा फर्स्ट कैसी होती है, ये मक्के की प्रथम संकर प्रजाति है। यहाँ बात करें हम आपका निम्न में से मक्का की प्रथम संकर प्रजाति गंगा फर्स्ट है। और सर्वप्रथम भारत में 1961 में मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा 4 संकर प्रजाति गंगा 1, गंगा 101 और दक्कन और रंजीत जो है आपकी कैसी मतलब का विकास इन पर किया गया था। तो ये कुछ वैरायटी थी जिन पर विकास किया गया था। तो आपका 46 का क्या आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं आपका 47 क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन है कि धान की नर्सरी उगाने की व्यापक विधि किस देश से विकसित की गई थी। तो किससे की गई थी, तो ये आपके फिलीपींस से की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, सी आंसर सही हो जाता है 47 क्वेश्चन का। 48 की बात करें तो 48 क्वेश्चन आपका कि खाने के उद्देश्य के लिए मक्का की हरी गुल्ली की जो है प्रयोग करने की सर्वोत्तम व्याख्या क्या हो जाती है। टेसलिंग, सिल्किंग या नरम लोई या आपकी सख्त लोई। तो क्या आंसर हो जाता है, तो नरम लोई हो जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा 48 क्वेश्चन का। तो खाने के उद्देश्य के लिए मक्का की हरी जो गुल्ली की जो प्रयोग करने की सर्वोत्तम अवस्था है वो सूट डाउन नरम होती है। और टेसलिंग किसे कहते हैं, तो यहाँ टेसलिंग हो जाता है आपका मक्के में नर पुष्प के आने की क्रिया को टेसलिंग कहते हैं। और यह अवस्था मक्के में 50 से 60 दिन बाद जो है आती है। सिल्किंग किसे कहते हैं, मक्के के पौधे में मादा पुष्प के आने की क्रिया को सिल्किंग कहते हैं। और यह अवस्था
मक्के में बुवाई की जो है क्या करता है 60 से 65 दिन बाद करते हैं। यहाँ पर हो जाता है सूप्ड ड्राइंग क्या हो जाता है, तो ये होता है यह मक्के के परागण के बाद दाने की जो बालियों में भरना तथा कठोर होने से पहले ही उसकी अवस्था होती है और इस अवस्था पर ही मक्के को हरी बाली के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 48 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बात करते हैं 49 क्वेश्चन की। तो 49 क्वेश्चन है आपका कि गेहूं में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी हो जाती है, तो आपकी पुष्प अवस्था हो जाती है, मुलायम चरण अवस्था, गांठ में बनने के उपरांत, या आपके शीर्ष मूल निकलते समय। और ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो गेहूं की जो सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी हो जाती है, तो ये हो जाती है आपकी शीर्ष मूल निकलते समय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अब आगे बात करें तो यहाँ पर है आपका शीर्ष मूल निकलते समय। तो जैसे फसल है और एक क्रांतिकारी अवस्था है, जैसे गेहूं में आपका शीर्ष मूल निकलते समय, और धान है आपकी पेनिकल निकलते समय तथा दुग्ध अवस्था पर, और बाजरा और ज्वार में पुष्प निकालते समय, मक्का में सिल्क निकलते समय तथा टेसल नर पुष्प निकलते समय, सोयाबीन हो जाता है पुष्प अवस्था तथा फली भरते समय जो है आपका करना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा 49 का। बात करते हैं 50 क्वेश्चन से। 50 क्वेश्चन आपका कि ये हो जाता है आपका सामान्य रोटी गेहूं जिसमें आपका 2n42 एक है, मतलब षष्टगुणित है, द्विगुणित है, या चतुर्गुणित है, या एक गुणित है। तो क्या हो जाता है ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये षष्ठ गुणित हो जाएगा आपका, जो आपकी सामान्य रोटी गेहूं होता है टेट्रिगम एस्टिवम। तो ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं जो पटगुणित हो जाता मतलब हेक्सोप्लॉइड है, ये सामान्य रोटी गेहूं, और आपका क्या हो जाता षष्ठ गुणित होता है। अब इसमें जो है आपके गुणसूत्र कितने होते हैं, तो आपके 2n42 होते हैं। ड्यूरम मैक्रोनी गेहूं टेट्रिकम ड्यूरम, और आपका टेट्रोप्लॉइड 2n28 जो है सूजी और सेवइयाँ बनाने के लिए उपयुक्त है, और इमर क्या हो जाता है टेट्रिकम डी को कम हो जाता है। आगे बात करें टेट्रोप्लॉइड क्या हो जाता है 2n क्या हो जाता है आपका 28 हो जाता है। तो टेट्रिकम मोनोकोकम 2n14 क्या हो जाता है आपके हो जाते हैं डिप्लॉइड बीट हो जाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 क्वेश्चन है आपका कि BGA जो आपका BGA है जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है इसके उत्पादन के लिए जो आवश्यक है, मतलब आपका गन्ना हो जाएगा, धान हो जाएगा, गेहूँ या मक्का। तो जो आपका BGA है जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो आपकी धान की फसल से जो है प्राप्त किया जाए, मतलब धान की फसल में जो है ये उत्पादन होता है इसका। तो यहाँ पर आंसर तो आपका बी हो जाता है। और यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, इसे नील जो हरित शैवाल बोला जाता है, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे शॉर्ट में BGA बोलते हैं। ये एजोला और एविना तीनों का जो है ये धान में जैव उर्वरक के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में प्रयोग करा जाता है, तो जैव उर्वरक के। और यह जो है एक सहजीवी होता है और ये खेत में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो जो BGA होता है ये खेत में जो आपके धान की फसल में क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो राइबोजियम जो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, जो राइजोबियम होता है वो आपका दलहनी फसलों में क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। और जो आपका BGA होता है ये आपकी धान की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो यहाँ पर आपका 51 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, बी ऑप्शन। आगे बात करते हैं आपके 52 क्वेश्चन की। तो 52 क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर पूछा गया है कि
रोपित जो पौधे रोपित धान में सामान्यतः प्रयोग होने वाला जो खरपतवार नाशी है, मतलब धान की फसल में जो रोपाई की जाती है उस समय पर जो आपका खरपतवार नाशी प्रयोग किया जाता है वो खरपतवार का नाम बताना है आपका। तो ब्यूटाक्लोरा है या सल्फोसल्फ्यूरान है या आपका पेंडिमेथिलीन है या 2,4-D है। तो क्या हो जाता है, जो आपका ब्यूटाक्लोरा होता है तो ये जो है आपकी जो धान की रोपाई की जाती है उसी के समय, मतलब जो धान की बुआई की जाती है तो उसी समय इसका प्रयोग करते हैं। और पौधे रोपित धान में सामान्यतः जो आपका ब्यूटाक्लोरा, जिसे मचेस्टी मतलब मचेटी नाम होता है इसका, जो 5% गेनुअल 30 से 40 जो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रोपाई के 3 से 4 दिन के अंदर प्रयोग करना चाहिए। और इसी प्रकार जो पेंडिमेथिलीन है इसका भी प्रयोग कर लेते हैं 30 EC में, मतलब 3.3 लीटर की जो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3 से 4 दिन के अंदर इसका प्रयोग कर लेते हैं। अगर चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं तो उनके लिए आपको पता होगा जो 2,4-D होता है तो इसका जो सोडियम साल्ट होता है उसका प्रयोग करते हैं 625 ग्राम का। और ये जो आपका 2,4-D होता है ये 3 प्रकार का होता है, एक सोडियम में होता है और 2 आपके और होते हैं जो आपके तो इसमें जो सोडियम साल्ट का प्रयोग किया जाता है आपका धान की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा 52 का। बात करते हैं आपका 53 क्वेश्चन की। तो 53 क्वेश्चन आ जाता है इधर आपका। तो 53 क्वेश्चन की बात करें तो 53 क्वेश्चन है कि गेहूं की कटाई करते समय जो नमी की प्रतिशतता जो होनी चाहिए वो 15 से 20%, 25 से 30%, 8 से 10% या 10 से 12%। जब गेहूं की कटाई की जाती है तो उस समय कितनी, तो 25 से लेकर जो आपकी 30% नमी होनी चाहिए किस समय, धान की जो गेहूं की कटाई के समय। तो यहाँ ऑप्शन तो आपका बी हो जाएगा सही। और गेहूं की कटाई के समय नमी प्रतिशत तो 25 से 30% होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होने पर धान में भंडारण के समय जो है आपका जो घुन जो होते हैं, भंडारण के जो आपके कीट होते हैं वो इसमें लग जाते हैं, वो अति मतलब वो बहुत ही शीघ्रता से लग जाते हैं, बहुत जल्दी लग जाते हैं वो। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 53 का। बात करते हैं 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन है कि धान की पहली जो नाइट्रोजन की प्राथमिकता होती है वो क्या होती है। तो नाइट्रेट होती है या अमोनिकल होती है या नाइट्राइट होती है या एमाइड होती है। तो पहली जो नाइट्रोजन की जो प्राथमिकता होती है वो आपकी अमोनिकल के रूप में जो है धान लेता है आपको, किसको, जो नाइट्रोजन को ग्रहण करता है। तो इसे NH4 से भी जो है प्रदर्शित करते हैं। तो इस रूप में नाइट्रोजन को जो अमोनिया है वो ग्रहण करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 54 का। 55 क्वेश्चन की बात करते हैं। 55 क्वेश्चन है कि संकर मक्के की बीज दर कितनी होती है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि संकर मक्के की बीज दर कितनी होती है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है कि 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, दूसरा है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो आपकी जो संकर मक्के की जो आपकी बीज दर होती है वो कितनी होती है, तो 20 से 25 किलोग्राम जो है आपकी जो संकर मक्का है इसकी बीज दर का प्रयोग करते हैं 20 से 25 किलोग्राम। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो अन्य आपकी पूछी जाती हैं, जो आपकी संकर मक्का हो जाती है, संकुल हो जाती है, तो इनसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ बात करें संकर की तो हमने बात कर ली आपको 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब देसी जो छोटे दाने वाली प्रजातियाँ होती हैं उनके लिए 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है प्रयोग की जाती है बीज दर। अगर पूछ ली जाती है आपसे संकुल प्रजाति की बीज दर कितनी डाली जाती है, तो आपकी 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो आपकी संकुल प्रजाति होती है इसकी बीज दर डाली जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा 55 का, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बात करते हैं हम 56 क्वेश्चन की आपका। 56 क्वेश्चन आपका
कि निम्नलिखित में से कौन सा ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है। तो आपके जो गेहूं होते हैं वो कई प्रकार के गेहूं होते हैं, तो आपसे पूछा गया है जो ड्यूरम गेहूं की जो प्रजाति है वो कौन सी हो जाएगी। तो आपकी PBW 343, PBW 443 या UP 2338 या UPW आपका 215, तो कौन सी हो जाती है। तो जो आपका क्या हो जाता, PW जो हो जाती है आपकी 215, ये आपकी प्रजाति हो जाती है किसकी, टिट्रिकम ड्यूवर जो वर्ग का गेहूं होता है। और ये ड्यूरम वर्ग के गेहूं की खेती जो है देश में मात्र कितने 12% क्षेत्र पर की जाती है। और ड्यूरम गेहूं की विशेषता क्या होती है, तो इसका सूजी बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका ड्यूरम गेहूं होता है तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सूजी बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 56 क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं 57 क्वेश्चन। तो आपका 57 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटे अनाज की फसल से संबंधित है। तो मोटे अनाज की फसल से संबंधित कौन हो जाता है, आपका गेहूं हो जाएगा या आपका धान हो जाएगा या आपका ज्वार या बाजरा। तो कौन हो जाता है, तो आपको सबको पता होगा कौन हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बाजरा। जो बाजरा होता है ये आपकी मोटे अनाज की फसल होती है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके जो मोटे अनाज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपके, और लघु अनाज और प्रमुख अनाज कौन कौन से होते हैं। तो मोटे अनाज आपके मक्का हो जाती है और ज्वार हो जाती है और बाजरा और मंडुआ, ये सम्मिलित आपके किस्म के आते हैं, मोटे अनाज वाली फसलों के अंतर्गत आते हैं। अब लघु अनाज कौन से होते हैं, जैसे आपका मंडुआ हो जाएगा, रागी हो जाएगा, कोंदो हो जाएगा, सावा हो जाएगा और कोकून, चीना हो जाएगा और कुकटीस हो जाएगा। ये आदि सम्मिलित किस्में होते हैं, ये लघु अनाज में सम्मिलित होते हैं। और प्रमुख अनाज कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे आपका गेहूँ हो जाएगा और धान हो जाएगा, जौ हो जाएगा। तो ये सब कैसे होते हैं, ये प्रमुख उद्यान आपके मतलब खाद्यान्न फसलें हो जाती हैं। तो 57 क्वेश्चन का आपका यहाँ पर डी आंसर सही था। आगे बात करें 58 क्वेश्चन की। तो 58 क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी जो फसल है वो सभी ऋतुओं में बोई जाती है। तो आपकी गन्ना बोई जाती है या मसूर या मूंगफली या मक्का, और एग्ज़ाम में लगातार ये पूछी गई है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो कहाँ कौन सी फसल बोई जाती है, तो ये आपकी जो मक्का होती है ये सब ऋतुओं में इसकी बुवाई की जाती है। अब हम ये देख लेते हैं कि इनकी बुवाई किस समय पर, मतलब किस किस मौसम में किस किस समय पर की जाती है। तो यहाँ हम थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ से हम इसे देख लेंगे। तो पहले बात करते हैं खरीफ मक्के में। तो खरीफ मक्का की बुवाई कब की जाती है, तो जून के अंतिम सप्ताह में की जाती है। बात करें रबी की कब की जाती है, तो रबी की मक्का जो है मुख्यतः कहाँ, बिहार में और कुछ उत्तर प्रदेश के भागों में, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। तो ये बिहार में भी उगाया जाता है और कुछ क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का वहाँ पर भी उगाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी और तमिलनाडु में भी और कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी इसे उगाया जाता है। इसकी बुवाई जो है अक्टूबर के अंत से लेकर और नवंबर के मध्य तक इसकी बुवाई की जाती है, किसकी, मक्के की। तो यहाँ पर आपका ये होगा कि जो मक्के की बुआई की जाती है किन किन मौसम में किस किस समय की जाती है। आगे बात करते हैं 59 क्वेश्चन की। तो 59 क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर बताना है आपको। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसे हम यहीं पर पहले देख लेंगे ऐसे। तो ये क्वेश्चन है आपका कि धान की फसल के बाद गेहूं की फसल के लिए जो उर्वरता की मांग है तो कितनी है। मतलब हमने धान की फसल बोई, धान की फसल के बाद अगर हम गेहूं की फसल बोते हैं तो उसके लिए जो उर्वरक की मांग है, मतलब मात्रा है, वो कितनी दी जाएगी। तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, पोटास 40 किलोग्राम दी जाएगी क्या। दूसरा ऑप्शन 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पोटास दी जाएगी। और तीसरा ऑप्शन है 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम आपका पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दी जाएगी, या 180 और 80 और आपका 60। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाता है,
तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन दी जाएगी। तो नाइट्रोजन कितनी दी जाएगी, तो 120 किलोग्राम दी जाएगी। और जो फास्फोरस दी जाएगी वो कितनी, तो 60 किलोग्राम दी जाएगी। और जो पोटास दी जाएगी आपको, तो वो 40 किलोग्राम जो है ये दी जाएगी आपको, किसके, गेहूं की फसल के, जो किसके बाद, धान की फसल के बाद अगर हम बुआई करते हैं तो यहाँ ऑप्शन आपका बी हो जाता है। और यहाँ से आप देख लेंगे, यहाँ पर ये सब आपको निकाल के दी हुई है। अब आगे बात करते हैं हम 60 क्वेश्चन की। 60 क्वेश्चन है कि फर्व विधि में गेहूं की बुवाई से विकसित की गई है। जो आपकी जो फर्व विधि है गेहूं बोने की, वो कहाँ से विकसित की गई थी, तो लुधियाना से, पंतनगर से, या कानपुर से, या करनाल से। तो कहाँ से की गई थी, तो ये आपकी पंतनगर जो है यहाँ से फर्व विधि का जो है विकसित की गई थी। तो यहाँ ऑप्शन तो आपका बी हो जाएगा। लेकिन हम नीचे देखेंगे, यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके निकल सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो फर्व विधि से गेहूं की बुवाई पंतनगर से विकसित की गई थी और इस विधि में सिंचाई जल बचाने के उद्देश्य से जो ऊंची उठी हुई क्यारी तथा नालियां बनाई जाती हैं। तो कैसी नालियां बनाई जाती हैं, ऊंची और उठी हुई नालियां बनाई जाती हैं। क्यारियों की चौड़ाई इतनी रखी जाती है कि उस पर 2 से 3 कूण जो है आसानी से बनाई जा सकें और नालियां सिंचाई के लिए प्रयोग में लाई जा सकें। इस विधि में सामान्यतः प्रचलित विधि की तुलना से अधिक उपज मिलती है और ये जो है जल की भी बचत करती है। तो ये विधि जो है आपकी किस तरह की होती है, तो आपकी जैसे हम यहाँ पर बता दें, तो इस तरह के आपके फ्रो बना लिए जाएंगे। किसमें, एक खेत है ये आपका और इसमें फ्रो बना लिए जाएंगे इस तरह के। तो बनाने के बाद इसी के ऊपर आपके जो यहाँ पर प्लांट लगा दी जाएंगे, मतलब अलग अलग लाइन के आपके ये गेहूं की पंक्ति हो जाएंगी। यहाँ पर बुवाई कर दी जाएगी और ये जो माध्यम है आपका कौन सा वाला, तो ये जो है इस कलर को लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपकी सिंचाई हो जाएगी, क्या ये यहाँ पर सिंचाई हो जाएगी। तो इस तरह की जो ऊंची ऊंची डोलों पर आपकी बुवाई की जाती है। तो ये जो है कैसी हो जाती है, तो इससे पानी की बचत हो जाती है और उपज भी अच्छी निकलती है इससे। तो इस तरह का ये होता है। तो आप इसे समझ गए होंगे। बात करते हैं 61 क्वेश्चन की। 61 क्वेश्चन आपका कि सेलिंग किससे संबंधित है। तो सेलिंग आपकी किससे संबंधित हो जाती है, तो आपकी मक्के से या चना से या आलू से या गन्ना से। तो किससे हो जाती है, तो मक्का से संबंधित हो जाती है सेलिंग। तो सेलिंग मक्का से जो मक्का होती है उसके प्रोसेसिंग मतलब जो प्रसंस्करण होता है उससे संबंधित है। भुट्टे में दाना निकलने की क्रिया को इसमें जो है शामिल होती है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाएगा सही 61 का। आगे बात करते हैं 62 क्वेश्चन। 62 क्वेश्चन आपका, और 62 क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार इसे ज़रूर देखेंगे आप। तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन क्या है, तो थोड़ा टच स्क्रीन हो रहा है ज़्यादा, तो ये थोड़ा डिस्टर्बेंट कर रहा है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर, इसे पूरे क्वेश्चन को कर लेंगे। यहाँ पर है आपका क्या, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक फसलों से संबंधित है। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि जिसका सूचक पौधा है, और एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ से तो आपका यहाँ पर बताएंगे कि सूचक फसल से संबंधित है। तो मक्का हो जाएगा सूचक फसल से, या आपका गेहूँ है, या सरसों है, या चना है। तो आपका मक्का एक जो है सूचक प्लांट हो जाता है, मतलब सूचक पौधा हो जाता है। तो ऐसे फसल जो पोषक तत्व की कमी होने पर कुछ लक्षण दिखाते हैं, तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, सूचक फसलें कहते हैं। जैसे बात करें हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, पहले हम आपके नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो ये आपकी नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन के जो सूचक पौधे हैं कौन कौन से हो जाएगा, तो मेज़ हो जाएगा आपका मक्का, सोरगम हो जाएगा आपका, और लेग्यूमिनेसी क्रॉप मतलब दलहनी फसलें हो जाएंगी आपकी, और फास्फोरस को आपका टमाटर हो जाएगा, और आपका
मक्का हो जाएगा और लिनसीड हो जाएगा। और पोटास की बात करें तो मक्का और लोसन्स और कॉटन और पटैटो हो जाएगा। और आपकी गंधक की बात करें जो सल्फ़र होता है इसके ल्यूसन्स हो जाएगा और कवरर और टी हो जाएगी। और जिंक के लिए कौन हो जाएगा, मक्का टमाटो पटैटो हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे बात करें मैग्नीज और कॉपर की तो आपका सिट्रस मतलब नींबू वर्गीय हो जाएगा। बोरोन की बात करें लूसन हो जाएगा और कोकोनट हो जाएगा और आपका गुआवा अमरूद हो जाएगा, बोरोन की कमी के लक्षण दिखाता है। बात करें मोलिब्डेनम की तो जो आपका कैवे फ्लोवर हो जाएगा मतलब जो पात गोभी और बंद गोभी दोनों हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपके सूचक पौधे हो जाते हैं ये सारे जो भी आपके कमी के लक्षण दिखाते हैं। तो ये यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछने की संभावना है कि पूछा जाएगा। तो अब आगे बात करते हैं हम 63 क्वेश्चन की। 63 क्वेश्चन आपसे कि धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है। तो आपसे पूछा गया है क्या, धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए किसका छिड़काव करेंगे। तो यहाँ हम देख लेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो बोरेक्स हो जाएगा या कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट। तो किसका प्रयोग करेंगे हम, तो आपका जिंक सल्फेट का प्रयोग करेंगे खैरा रोग के लिए। और खैरा रोग से आपका एक क्वेश्चन जो है ज़रूर ही पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर देख लेंगे, आपको सबको इसके बारे में पता होगा। तो खैरा रोग क्या है और कहाँ इसे खोजा गया था, तो ये भी चलो हम बता देते हैं इसे। तो यहाँ है खैरा रोग धान के जस्ते की कमी के कारण होता है और इसे जो खोजा था वो गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में इसे जो है खोजा गया था। मतलब तो इस रोग की पत्तियों पर कैसे कत्थई रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए फसल में 5 किलोग्राम जो जिंक सल्फेट और 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूरा और 2 किलोग्राम यूरिया 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से पहला छिड़काव रोपाई या बुवाई के 10 दिन बाद जो है और दूसरा 15 दिन के अंतराल पर 10-15 दिन के अंतराल पर करते रहते हैं। और इसमें जो है पहली मिट्टी में जो है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट मिलाया जाता है। तो अब आगे बात करें हम 64 क्वेश्चन की। 64 क्वेश्चन है कि इनमें से किस फसल की सघनता अधिक होती है। तो मक्के की होती है, धान की या गेहूं की या आपकी ज्वार की। तो किसकी, तो धान की जो है आपकी फसल सघनता अधिक होती है। अब फसल सघनता किस प्रकार होती है, तो धान की देखी जाती है सघनता सबसे अधिक होती है। धान की बात करें तो 20 × 10 सेंटीमीटर होती है, गेहूं की 22.5 × 10 सेंटीमीटर और मक्का की 60 × 20 और ज्वार की 45 × 20 होती है। आगे बात करते हैं हम आपका 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर फसल प्रजाति दी हुई है, इनमें से बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गेहूं की C306 प्रजाति है, बिल्कुल सही है। जौ की ज्योति प्रजाति है, बिल्कुल सही है। गन्ना की CO 1148 है, बिल्कुल सही है। लेकिन चना की HD 2238 नहीं है, ये HD 38 किसकी हो जाएगी, 85 किसकी, ये गेहूँ की प्रजाति हो जाती है, किसकी, गेहूँ की हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नीचे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे HD 23 जो 2285 वो गेहूं की प्रजाति नई की चना की। यह ICR नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई थी और यह अगेती और पछेती बुवाई के लिए जो सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और इसका औसतन उत्पादन 36 से लेकर 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है और प्राय 134 से 136 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। और इस प्रजाति का प्रयोग चपाती और ब्रेड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, चपाती और ब्रेड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 66 क्वेश्चन की। 66 क्वेश्चन आपका कि धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है। तो एथेन निकलती है, मीथेन निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड या एथिलीन निकलती है। तो आपकी जो मीथेन गैस है जो CH4 है, तो ये गैस आपकी निकलती है किसमें, जो आपकी धान के खेत में। और ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में
काफ़ी जो बार पूछा गया है, तो इसे ज़रूर आप देखेंगे। तो मीथेन के अन्य स्रोत क्या होते हैं? तो गीली भूमियों से भी आपकी मीथेन निकलती है, प्राकृतिक गैस होती है ये, और जैव पदार्थों का जलना होता है। धान की खेत से भी निकलती है, जैव पदार्थ का सड़ने से भी निकलती है, और पशुधन से भी निकलती है। कृषिगत स्रोत धान की खेती, पशु की जो पाचन क्रिया और खाद का बनना किसका? मीथेन का कारण होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाता? बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाता है आपका सही। आगे बात करते हैं 67 क्वेश्चन की। तो 67 क्वेश्चन आपका कि गेहूं की फसल के विकास के लिए उचित तापमान कितना होना चाहिए? तो कितना तापमान होना चाहिए इसके विकास के लिए? तो आपका यहाँ पर हो जाता है आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका 20 से लेकर 25 जो हो जाता है वो तापमान इसके लिए चाहिए आपकी फसल के लिए। तो 67 क्वेश्चन का आंसर क्या? बी हो जाएगा। और एक बार देख लेंगे, जमाव के लिए स्तंभ 20 से 25 सेंटीग्रेड तापमान, फुटान के लिए 16 से 20, और पकने के लिए आपका मतलब उपयुक्त जो दाना बनने के लिए 25 से 30 किलोग्राम। स्तंभ जो रहता है वो आपका 20 से 25 हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही था। आगे बात करते हैं 68 क्वेश्चन की। तो 68 क्वेश्चन है आपका, गेहूं में CRI अवस्था आती है। तो CRI अवस्था कब आती है? तो बुवाई के 10 से 15 दिन बाद, या बुवाई के 20 से 25 दिन बाद, या 35 से 40 दिन बाद, या 45 से 50 दिन बाद। तो CRI अवस्था आपकी 20 से 25 दिन बाद आती है। 21 दिन की अवस्था पर जो है सिंचाई की जाती है पहली। क्राउन रूट जो इंटेंसिव स्टेज होती है, तो आपकी CRI अवस्था होती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, और ये 20 से 25 दिन के बाद जो है आती है। बात करते हैं 69 क्वेश्चन, मतलब 69 क्वेश्चन। नॉरिन 10 एक बोनी जीन है, तो वो किसकी हो जाएगी? तो गेहूं की हो जाएगी, आपको सबको पता होगा। तो ये जापान में नॉरिन श्रृंखला वाली जो गेहूं की प्रजाति, जो नॉरिन नामक जो बोनी जीन को अलग कर जो है लिया गया है, और ये नॉरिन 10 जो है आपका नाम से एक छोटी प्रजाति का गेहूं विकसित किया गया है। तो आगे बात करते हैं 70 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारी वीडियो का होगा इसका लास्ट क्वेश्चन। और इससे आगे के जो क्वेश्चन है आपके अनाज वाली फसलों के, वो हम अगली वीडियो में आपको कराएंगे। तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहेंगे। 70 क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों से किस प्रकार की गेहूं की जाति का बीज प्राप्त किया है? तो मध्यम बढ़ने वाली प्रजाति, बोनी प्रजाति, लंबी जाति का, या रोग मुक्त जाति का? तो किसका? बोनी जाति का प्रयोग किया है। जो आपके भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने अमेरिकन वैज्ञानिक से जो गेहूं की प्रजाति का प्रयोग किया है वो कौन सी का किया है? तो बोनी जातियों का। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर सही। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं यहाँ से। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकन वैज्ञानिकों से बोनी जाति का गेहूँ प्राप्त किया है। भारत में सर्वप्रथम बोनी गेहूँ की किस्म 1963 में आई थी। तो फैक्ट यहाँ से इम्पोर्टेंट है, जो पहली बोनी प्रजाति कब आई थी? तो 1963 में। और कौन सी थी पहली? तो सोनार 63 थी, फिर सोनार 64 थी, लरमारोजो 64 थी, और जो आपका कौन सी थी? मायो 64 थी। तो ये किस्म थी जो भारत में जो बोनी प्रजाति आई थी। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट था आपका क्वेश्चन 70वां। अब इससे आगे की जो हम बात करेंगे वो हम अपनी वीडियो नंबर कौन सी में? तीसरी में हम बात करेंगे। और इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। और इससे आगे जो आपकी होगी वो अनाज वाली फसलें ही होंगी। तो उसमें जो क्वेश्चन आपके जितने भी 1 घंटे में क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन की हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली वाइज जो है आपको वीडियो मिलने वाली है। आपकी हर सब्जेक्ट की जो है ये जो बुक थी इसकी जो डिमांड कर रहे थे, तो इसलिए इसकी वीडियो हमें बनानी थी। तो आप इस
चैनल से ज़रूर जुड़े रहेंगे और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर ज़रूर करते रहेंगे। तो फिर इसी तरह से हम मिलते हैं अपनी आने वाली अगली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।